हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पूनम है और मैं आपको आज से बायो की क्लासेस यहाँ पे दूंगी। तो सबसे पहले जो बायो पे जो आपका चैप्टर है क्लास 11th का, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। तो आप सभी बच्चे 9th 10th या 6 to 8 तक आपने अभी तक पढ़ा है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। तो आप में से जल्दी से मुझे कोई बच्चे बताएगा लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा बताइए, लिविंग एंड नॉन लिविंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आप मुझे बता सकते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि लिविंग एंड नॉन लिविंग कौन कौन से हैं। सजीव और निर्जीव। मैम सजीव मतलब जो जिनमें जान होती है और निर्जीव जिनमें जान नहीं होती। ओके, अपने मतलब जैसे आसपास आप मुझे निर्जीव एग्जांपल दीजिए। आपके आसपास आप मुझे बताइए कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग जैसे मेज, वेरी गुड, बुक्स और वेरी गुड। लिविंग ह्यूमन, एनिमल, ट्रीज। ओके, ठीक है, बैठ जाइए। जो आपकी क्लास होगी वो इसी आपका जो पहला चैप्टर है क्लास 11th का, द लिविंग वर्ल्ड, इसी में हम समझेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के। लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती है और इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज हम स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी जो है बहुत जल्दी से हम इसका इंट्रो लेंगे। यहाँ पे बायोलॉजी जो आपका है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसमें बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। इतना समझ में आया। बायोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलके बना है। एक ग्रीक वर्ड ये है बायो, जिसका मतलब होता है लाइफ, एंड लोगस जिसका मतलब होता है उसका अध्ययन करना या स्टडी, यानी कि लाइफ की जो स्टडी हम करते हैं उसे ही बायोलॉजी कहते हैं। अब लाइफ किसमें होगी, अभी आपने बताया जिनमें प्राण होते हैं, जिसमें जो रेस्पिरेशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और आपके पास दो ही चीजें आपके आसपास आप देखते हैं, प्लांट एंड एनिमल। ये दो ही आपके पास जो किंगडम है प्लांट एंड एनिमल, ये आपके लिविंग थिंग्स में रखे गए। तो इतना समझ में आ गया। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी। अब अगेन हम बायोलॉजी को दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं। पहला आता है जूलॉजी, जिसमें कि आप स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में। एंड दूसरा आपका जो पार्ट आता है वो है बॉटनी, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। इसमें एक और ब्रांच आती है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आप सूक्ष्म जीवों को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के बारे में आप स्टडी करते हैं। ठीक, फिर से इसको समझ लीजिए। बायोलॉजी को दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है, मेनली जूलॉजी जिसके अंतर्गत आप एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, एंड बॉटनी जिसके बारे में, जिसमें आप प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं आपसे, एक एक नंबर के, आपके चाहे बोर्ड के एग्जाम में हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो।
पहले तो बायोलॉजी का मीनिंग पूछा जाता है, या फिर किस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, या फिर इसका पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, या हिंदी में आप इसे बोलते हैं अरस्तु। तो बायोलॉजी के जो जनक थे वो थे अरस्तु। जोलॉजी इसके भी फादर है एरिस्टोटल या अरस्तु। और बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। तो आपके 3-4 क्वेश्चन आपके सिर्फ एक टर्म से ही आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, या यूनिट टेस्ट आपके जो होते हैं, बायोलॉजी किस शब्द से मिल के बना है, या फिर बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है, एरिस्टोटल, इंग्लिश में इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। और बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। इतना समझ में आ गया सबको? आप इसको साथ साथ नोट भी करते जाइए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे इसी से जितने भी टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, लास्ट में आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं लिविंग वर्ड की। और आपको पता है लिविंग वर्ड में जितने भी हमारे एनिमल्स और जितने भी हमारे प्लांट्स आते हैं, वो एक उनके जो बेसिक यूनिट है, जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो यूनिट है, वो है सेल, कोशिका। लेकिन कोशिका बनी कैसे? किसी बच्चे को पता है कि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ? ओके, सबसे पहले बात करेंगे कि सेल कैसे बनी। जब हमें सेल के बारे में अच्छे से पता होगा, तभी हम आगे का फंक्शन और जितने भी आपके एनसीईआरटी में जो भी आपके चैप्टर दिए गए, उसको हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो इसको बहुत शॉर्ट में हम यहाँ से समझते हैं, क्योंकि आपके पास ये सारी चीजें नेक्स्ट चैप्टर या 12th के उसमें भी दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अर्थ में जब भी लाइफ आई होगी, तो वो शुरुआत हुई थी बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक घटना जो हुई थी। ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग जो एक महाविस्फोट बहुत पहले हुआ था, उसी के फलस्वरूप बहुत सारे हमारे प्लैनेट्स बने थे, जिसमें से एक हमारी अर्थ भी थी। फिर उसके बाद जो भी केमिकल रिएक्शंस हुई, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बने, और इन सब से मिलके क्या बना? एक एटम बना। ठीक, इसको आप जल्दी से देख लीजिए। और एटम, बहुत सारे एटम्स जब मिलते हैं तो आपको पता है कि एक कंपाउंड बनता है। ठीक, तो यहाँ तक जो आप पोर्शन देख पा रहे हो, ये सारी चीजें होती है नॉन लिविंग में। इट मीन्स कि नॉन लिविंग में जो सेल होती है वो एब्सेंट होती है, बट वो भी ना किसी चीज से तो बना है ना। जैसे आपका चेयर है, या आपके जो टेबल्स रखे हैं, आपके पेन है, किसी ना किसी मॉलिक्यूल एटम से ही मिलके बने हैं। ठीक, तो इट मीन्स जो सेल्स, जहां पे भी सेल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, वो सारी चीजें आपके किस में आ जाएंगी? लिविंग वर्ड में आ जाएंगी। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसके कॉम्बिनेशन से बने एटम्स, एटम्स से मिलके बने बहुत सारे कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स के आपस में रिएक्शन से बनी थी सबसे पहले सेल। और बहुत सारी जो सेल्स बनी थी, तब वहां से जाके बना एक टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, तो वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म या एक जीव का निर्माण होता है। कैसे समझेंगे? इसमें आप देखिए, जैसे ही आप यहां से डिक्रीज इसमें जाएंगे, तो आपको सारे जीव छोटे, उनके जो साइज होगा, जो उनके नंबर्स होंगे, वो कम होते चले जाएंगे। और जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, तो जितने भी एनिमल्स हैं, इनके साइज में,
और इनके जो फंक्शन है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास बहुत सारे, हम आसपास देखते हैं कि बहुत सारे जीव होते हैं, कोई यूनिसेलुलर होता है, कोई मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर में अगर हम देखें तो सबसे छोटा जीव जो हमारा है वो है अमीबा। और अगर हम इसी क्रम में देखते रहे कि सेल्स, सिंगल सेल जो एनिमल है वो अमीबा है, और जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, विकास की प्रक्रिया चलती रही, वैसे वैसे जीव भी अपना स्ट्रक्चर चेंज करते रहे और हमारे सामने बहुत विशालकाय, एक सूक्ष्म से एक विशालकाय जीव बनते चले गए। ठीक है, तो सेल्स आप देखिए, जो अमीबा आपका है वो है यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल से ये बना है। इसका मतलब है कि जितनी भी इसकी लाइफ प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन या फिर मूवमेंट, इसमें जो भी है वो सिर्फ एक सेल के थ्रू हो रहा है। अमीबा के बाद जो जीव आए थे पोरीफेरा, इसके बाद आए थे सिलेंट्रेटा, निमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो जीव थे वो एक कोशिकीय थे, अमीबा। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, सेल्स कंबाइंड होती चली गई, टिश्यूज बनने शुरू हुए, फिर आए पोरीफेरा। पोरीफेरा में आपको पता है साइकन, पोर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आए सिलेंट्रेटा जीव, जिसमें आपका हाइड्रिल आएगा, निमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, जिसमें कि आपके फ्लैट एनिमल्स आएंगे, टीरियासोलियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, एनिलीडा जिसके अंतर्गत आपका अर्थवॉर्म आता है, फिर आएंगे आर्थ्रोपोड्स जितने भी आपके कीट वर्ग होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, फिर आएगा मोलस्का जो भी समुद्री जीव होते हैं, और इसके बाद आएगा आपका इकाइनोडर्मेटा जिसमें आपकी स्टार फिश आती है। तो इस तरह से एक चेन के थ्रू आप देख रहे हो कि छोटे से छोटे रूप में, और फिर इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई, यानी कि सेल्स नंबर कम थे और धीरे धीरे इन जीवों में सेल्स नंबर बढ़ते गए, तो इनका साइज भी बढ़ता चले गया। इतना समझ में आ गया? अमीबा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमेटोड्स, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। बट इन जीवों में एक चीज और थी, इनमें बैकबोन नहीं थी, यानी कि नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो आपकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी आप जिसे कहते हो, बैकबोन इन सारे एनिमल्स में क्या थी? एब्सेंट थी। फिर जैसे जैसे और विकास होता गया, कॉर्डेटा जो हमारा वर्ग है उसका उद्भव हुआ। तो कॉर्डेटा में सबसे पहले कौन सा आता है? फिशेस। फिर आएगा आपका एम्फीबियन, reptiles, aves, and the last is mammals. अभी हम सिर्फ एक एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं कि कैसे जब विकास हुआ तो छोटे जीव से चेन चलती गई और नॉन कॉर्डेट से लेके कॉर्डेटा तक के आपके एनिमल, इनका विकास हुआ। तो आपने देखा नॉन कॉर्डेटा में इतने आपके फाइलम आ गए, और कॉर्डेटा तक में आपके जो है फिशेस। इससे और एडवांस कौन थे? एम्फीबियंस, जिसके अंतर्गत आता है फ्रॉग, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जो जीव होते हैं, जैसे आपके स्नेक हो गया, लिजर्ड्स हो गई, एविस, उड़ने वाले जीव, बर्ड, एंड सबसे लास्ट और सबसे जो डेवलप जो हमारे अभी है वो है मैमल्स। और मैमल्स की कैटेगरी भी बहुत सारी है।
तो सबसे जो उच्च जीव है वो है मैमल्स। ठीक, तो आपने देखा कि पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अर्थ में जो भी केमिकल रिएक्शंस हुए, एटम्स बने, एटम से कंपाउंड्स बने, देन किसी सेल्स का निर्माण हुआ होगा। इसको कैसे समझेंगे? शुरुआती अवस्था में अर्थ में क्या हुआ होगा? बहुत ज्यादा हीट रही होगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा होगा, तो जो भी जीव यहाँ पे पनपते भी होंगे वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर डाउन होता चला गया, सबसे पहले जो आपके यहाँ पे कंपाउंड बने थे वो थे CH4, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। इन सब के आपस के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ? एक रिएक्शन होती चली गई और कॉन्सर्वेट्स बनने शुरू हो गए थे। कॉन्सर्वेट्स एक होते हैं एंजाइम से भरी हुई एक थैली। कॉन्सर्वेट्स जब बनने शुरू हुए तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था किसी भी सेल का। तो एक सेल इस तरह से बनी होगी। इसको हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ एक चैप्टर आपके पास है, वहां पे हम इसको डिटेल से समझेंगे। और जैसे ही पहला जब सेल बनी होगी तो सबसे पहले जीव थे वो थे ब्लू ग्रीन एल्गी। नील हरित शैवाल। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो सेल बनी थी या सबसे पहले जो जीव थे वो कौन सा था? तो आपके पास आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी। नील हरित शैवाल जो है सबसे पहले बनी थी, क्योंकि ये कंटेन करती थी क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से ही क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इतना समझ में आया? टेम्परेचर डाउन होते ही आपस में जो एक केमिकल रिएक्शन हुई, जितने भी एलिमेंट्स थे आपस में रिएक्ट करके एक कॉन्सर्वेट बनाया। कॉन्सर्वेट एक प्राइमरी सेल्स हम समझ सकते हैं, और इसी से है ब्लू ग्रीन एल्गी का निर्माण हुआ होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या था? क्लोरोफिल उसके पास था। आप अच्छे से जानते हो कि क्लोरोफिल किसमें रोल प्ले करता है? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस जब रिएक्शन शुरू हुई होगी तो वायुमंडल की जो भी CO2 रही होगी एब्जॉर्ब, और वायुमंडल में O2 को रिलीज किया होगा, ऑक्सीजन को रिलीज किया होगा। और जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज हुई होगी, वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना होगा? ओजोन लेयर। और जैसे ही ओजोन लेयर अर्थ की बन चुकी होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज जो थी सन की वो फिल्टर होके आनी शुरू हो गई। तो इस तरह से अर्थ पे जो है लाइफ एक तरह से बननी शुरू हो गई थी। जीव एक तरह से पनपने शुरू हो गए थे, छोटे जीव। और ऐसे ही कुछ बहुत सालों तक जो जलीय जीव थे, और धीरे धीरे फिर वो स्थल पे आने शुरू हो गए। तो ये जो हम चेन यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये ऐसे ही होंगे। आप देख लो ये सारे आपके एक्वेटिक एनिमल्स है, अमीबा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। फिर यहाँ से प्लेटीहेल्मिन्थेस थोड़ा अलग है, और एनिलिडा, अर्थवॉर्म, ये मतलब पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं। आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स। तो ये चेन ऐसे ही बनी, और इस तरह से जीवों के इस यहाँ तक पहुंचने में काफी करोड़ों साल लगे। ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी ये जीव बने होंगे, काफी साल इनको बनने में लग गए थे। तो ये एक बेसिक इंट्रो है, सेल्स कैसे बनी और कैसे वो जीव एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय बने, और इसमें भी विकसित जीव मैमल्स तक कैसे पहुंचे। क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा आपके पास कि सबसे पहले जब अर्थ बनी होगी या उसमें सुटेबल कंडीशन आई होंगी, तो वहां पे सबसे पहले जो आपका है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका सबसे पहले निर्माण हुआ क्योंकि इसके पास क्या था? क्लोरोफिल था, और इसी की वजह से क्या है? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस शुरू हुई तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जाना या CO2 जो वायुमंडल में थी वो एब्जॉर्ब होनी शुरू हो गई, और वहां से O2 रिलीज शुरू हो गई थी। ठीक है,
और जैसे ही O2 रिलीज हुई होगी, ऑक्सीजन के रिलीज होते ही वहां पे O3 यानी कि ओजोन बननी शुरू हो गई। जैसे ये ओजोन लेयर बनी, आपको पता है ये अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करती है, फिल्टर करती है। तो इसका मतलब अर्थ पे एक सुटेबल कंडीशन आ गई थी जीवों के सरवाइव करने के लिए। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका दूसरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसको साइनोबैक्टीरिया भी इसका एक दूसरा नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया एक ही चीज है। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से इसको पढ़ेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक आज का है वो है लिविंग वर्ल्ड। इसमें आप देख पा रहे हो कि हम इसके कुछ डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, कि जिनको देख के आप बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर लो कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, राइट? सबसे पहले देखिए, मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी डिफाइनिंग फीचर्स होंगे वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे। और मस्ट नॉट बी प्रेजेंट एनी नॉन लिविंग, जबकि नॉन लिविंग में वो प्रेजेंट नहीं होंगे, उनमें उपस्थित नहीं होंगे। यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, लिविंग आप देख पा रहे हो एंड नॉन लिविंग, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो पार्ट आता है ग्रोथ। लिविंग जो आपके थिंग्स होती है, लिविंग जो भी एनिमल्स हैं, ग्रोथ, reproduction, ability to sense environment, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एमर्जेंस, इन सारे टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं ग्रोथ, कि जो लिविंग थिंग्स होती है उसमें जो वृद्धि होती है। ठीक, इसको देखिए, ग्रोथ को कैसे समझेंगे? इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। या तो सेल्स के नंबर बढ़ेंगे, सपोज एक सेल है और इसमें डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, और एक से ये कितनी बन गई, 2 बन गई, तो उस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि इसमें ग्रोथ हो रही है। या फिर इंक्रीज इन मास, इसका सिर्फ मास बढ़ रहा है, इसका सिर्फ द्रव्यमान बढ़ रहा है, ये सेल सिर्फ स्ट्रक्चर में बड़ी हो रही है, डिवाइड नहीं हो रही लेकिन बड़ी हो रही है। इन दोनों ही कंडीशन को हम डिफाइन करते हैं ग्रोथ से। बट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नॉन लिविंग है वो भी तो ग्रोथ करते हैं। कैसे? जैसे माउंटेन्स है, कभी लैंडस्लाइड आ गया या बारिश आ गई, पानी से क्या हो गया, कटाव हो गया, तो उसका जो थोड़ा सा जो भी इसकी हाइट थी कम हो गई, ग्रोथ कम हो गई ना। बोल्डर्स हो गए, पत्थर, आप इनको तोड़ोगे तो क्या होगा, साइज कम हो जाएगा। सैंड माउंट्स हो गए, रेत के जो ढेर है, आपने ढेर बनाया तो बहुत ग्रोथ हो गई, और जैसे ही उसको थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू किया, उसको निकालना शुरू किया, तो यहाँ पे उसकी ग्रोथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम ग्रोथ के बेस पे कभी नहीं कहते कि सिर्फ लिविंग में ही ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। तो ये एक इसका डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, और नीट एग्जाम में भी आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कौन सा इसका डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा नहीं है। तो ग्रोथ कभी भी इनका डिफाइनिंग फीचर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ दोनों में ही हो रही है। समझ में आ गया? सेल्स डिवाइड करके भी बढ़ रही है, या उसका मास भी बढ़ रहा है, तो ग्रोथ हो रही है। आपने एक बेबी का एग्जाम्पल देख लीजिए, छोटा बच्चा है, वो फर्स्ट मंथ है, सेकेंड मंथ है, धीरे धीरे वो बड़ा होता रहता है, तो सेल के नंबर बढ़े तो साइज भी बढ़ रहा है, राइट? लेकिन नॉन लिविंग में आपकी सपोज टेबल है, आपने टेबल को तोड़ दिया तो उसकी ग्रोथ कम हो गई, आपने उसमें कुछ एक और ऐड कर दिया, कुछ और एक रैक्स बना दिए या कुछ और चीज उसमें बना दी, तो उसकी ग्रोथ बढ़ गई। ठीक, तो ग्रोथ दोनों में ही हो रही है, लिविंग में भी हो रही है और नॉन लिविंग में भी हो रही है। दूसरी चीज हम कैसे समझेंगे? इंट्रिंसिक ग्रोथ। लिविंग्स में क्या होती है, जो भी आपके एनिमल्स है और प्लांट है, इन दोनों में ही इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ समझ रहे हो, आंतरिक रूप से जो वृद्धि होती है,
जबकि नॉन लिविंग में क्या होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, यानी कि बाह्य वृद्धि होती है। जैसे हमने कहा कि बोल्डर्स, कोई बड़े पत्थर है, हमने उसको तोड़ा तो बाहर से तोड़ा तो बाहर से उसका साइज कम हो रहा है, अंदरूनी कोई उसमें चेंजेस नहीं आ रहे। जबकि लिविंग में क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, आपकी जो सेल्स है वो अंदर से बढ़ रही है ना कि बाहर से। तो एक तो मेन डिफरेंस ये हो गया। दूसरा आप इसमें देखिए, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, इसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। किसमें, लिविंग में परमानेंट होती है। आप ह्यूमन बीइंग को देख लीजिए, ऐसा तो नहीं कि हमारी एज बढ़ रही है तो हमारी हाइट भी बढ़ती जा रही है। आपने नोटिस किया होगा, एक एज तक ही हमारी हाइट बढ़ती है और उसके बाद हमारी हाइट क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो उसको कहते हैं परमानेंट ग्रोथ। लिविंग थिंग्स जो भी है आपके आसपास, जो भी एनिमल्स आप देखें, एक परमानेंट वहां पे ग्रोथ उनपे देखी जाती है और इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल समझ रहे हो, वो वापस नहीं होती है, वैसे ही रहती है। सपोज कोई छोटे से लेके फिर वो अडल्ट एज में गया, फिर ओल्ड एज में गया, और फिर ऐसा नहीं कि ओल्ड से वो फिर एक चाइल्ड उसमें चले जाएगा, राइट। जबकि नॉन लिविंग में क्या होता है, रिवर्सिबल ग्रोथ होती है। आप उसका साइज बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। सपोज आपकी टेबल है, आप उसका साइज बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक। एंड टेम्पररी ग्रोथ होती है, कोई फिक्स नहीं है, टेम्पररी, जितना हम चाहे हम उसकी ग्रोथ रख सकते हैं और कुछ फिक्स नहीं है, राइट। सपोज वाटर है, कोई उसमें कुछ, आप किसी भी बर्तन में आप उसको रखोगे तो आपको वैसे ही उसका शेप नजर आएगा, कोई उसका फिक्स कोई ग्रोथ नहीं है। तो ये सारी चीजें फिर से एक बार देख लीजिए कि ग्रोथ कभी भी नॉन लिविंग और लिविंग का एक डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। इट मीन्स ग्रोथ दोनों में हो रही है, राइट। इसमें लिविंग थिंग्स में क्या हो रहा है, मास नंबर बढ़ रहा है या फिर उसके सेल नंबर बढ़ रहे हैं और आंतरिक रूप से उसकी वृद्धि हो रही है, ठीक। नॉन लिविंग में क्या हो रहा है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है और उसके टेम्पररी या रिवर्सिबल ग्रोथ है। आप उसको चाहे तो बढ़ा सकते हो, चाहे तो घटा सकते हो। जबकि लिविंग पे आपकी क्या होती है, एक परमानेंट ग्रोथ होती है, फिर एक टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है। इसी में आगे डिस्कस करेंगे। ग्रोथ में आप देखेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, पहले तो इसको समझ लेते हैं। यूनि मतलब सिंगल और मल्टी मतलब बहुत सारी कोशिकाएं। तो यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल। अब सिंगल सेल हमने पढ़ा था इससे पहले कि उसमें मास नंबर भी बढ़ रहे हैं और सेल्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं। देखिए कैसे, यूनिसेलुलर का आपका बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा जब ग्रोथ करेगा, एक तो इसका मास नंबर बढ़ेगा, यानी कि इसकी जो प्रोटोप्लाज्म है, जो इसका जीव द्रव्य है, ये अमाउंट में बढ़ता जाएगा, राइट। और इसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल्स में। तो आपने देखा, एक तो मास नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है और दूसरा यहाँ पे सेल नंबर बढ़ रही है। एक सेल से आपके क्या हो गया, दो नई सेल्स बन गई। अब इस केस में आप क्या देख पा रहे हो, एक तो इसमें ग्रोथ भी हो रही है और दूसरा इसमें रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ किस केस में होगा, यूनिसेलुलर जो आपकी एनिमल है, एक कोशिकीय जो जीव है, उनमें ग्रोथ के साथ साथ क्या होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। यानी कि एक जीव से आपके दो नए जीव की उत्पत्ति होगी। कुछ अलग से प्रोसेस भी होगा, सेल ग्रोथ भी करेगी और वो रिप्रोड्यूस भी होगी। यानी कि एक सेल से आपकी दो नई डॉटर सेल्स बन रही है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको डॉटर सेल्स क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है डॉटर सेल ही क्यों कहा इसे। इसलिए इसको डॉटर सेल कहते हैं क्योंकि इस वाले केस में आप देख रहे हो यूनिसेलुलर पे क्या होगा, ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एसेक्सुअल
मेथड से। जहां पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं वहां पे सिर्फ एक सिंगल एनिमल या सिंगल ऑर्गेनिज्म की ही नीड होती है, राइट। जैसे अमीबा है, एक मदर सेल है, ये इसका प्रोटोप्लाज्म बड़ा, इसमें जैसे जैसे आपने किसी बॉक्स में बहुत सारी चीजें रख दी तो एक टाइम के बाद क्या होगा, जब उसमें जगह नहीं होगी तो या तो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक। सेम ऐसा ही होता है, कोई सेल जो है जब उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ना शुरू होता है तो उसमें खिंचाव आना शुरू होता है, राइट। और ऐसे इसमें एक दरार पड़ेगी और धीरे धीरे ये प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, दो नई सेल्स में डिवाइडेड होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स दो नए न्यूक्लियस बनेंगे और दो नई कोशिकाएं इस तरह से बननी शुरू हो जाएगी, राइट। तो आपने यहाँ पे देखा पहला फीचर लिविंग का कि ग्रोथ कैसे होती है, और उसमें भी हमने बात की है सिर्फ यूनिसेलुलर की। इसमें जब ग्रोथ होगी तो साथ साथ इसका रिप्रोडक्शन भी होगा, एक नया जीव भी साथ साथ बनेगा, जबकि मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होगा। मल्टी सेलुलर एनिमल्स में क्या होगा, इसमें आप एग्जाम्पल ले लीजिए ह्यूमन का, है ना। ह्यूमन के केस में ऐसा तो नहीं होगा एक सेल से दो नए, इसमें क्या होगा, जो जायगोट है, जायगोट फॉर्मेशन किससे बनेगा, मेल गैमेट जिसे हम स्पर्म कहते हैं एंड फीमेल गैमेट जो होती है एग सेल, इन दोनों के फ्यूजन से मेल गैमेट यानी कि स्पर्म एंड फीमेल गैमेट यानी कि एग, इन दोनों के फ्यूजन से जो नई सेल्स बनती वो होती है जायगोट। जायगोट फिर जब डिवाइड करना शुरू करता है, इसमें क्लीवेज, आगे हम 12th का जो चैप्टर है उसमें हम बहुत डिटेल में से पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इसे नॉर्मली समझ लीजिए। जायगोट में डिवीजन शुरू हो जाएगा, सेल विभाजित होनी शुरू हो जाएगी, एक से दो बनेंगे, दो से चार, ऐसे करके 6, 8, इस तरह से सेल क्या होगी, सिर्फ डिवाइड करेगी और ग्रोथ भी इसमें साथ साथ चल रही है, और लास्ट में क्या बनेगी, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से इन्फेंट। ह्यूमन के केस में हम देखते हैं जब प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है उसमें आपने देखा होगा कि यूट्रस में प्रेगनेंसी टाइम में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, यही सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। जायगोट फॉर्मेशन होगा, सेल्स डिवाइडेड होना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे ग्रोथ करके ये एम्ब्रियो बनेगा और फिर ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही कंप्लीट चाइल्ड जब इसमें बनता है तो कहलाता है फिर इन्फेंट, नवजात शिशु जिसे आप कहते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, यूनिसेलुलर में तो क्या हो रहा था, ग्रोथ भी हो रही थी और रिप्रोडक्शन भी हो रहा था, एक जीव से दो नए जीव बन रहे हैं। बट मल्टी सेलुलर में क्या हो रहा है, इसमें सेल्स सिर्फ ग्रोथ कर रही है, रिप्रोडक्शन अभी नहीं होगा, सिर्फ ग्रोथ हो रही है, सिर्फ सेल्स में। कैसे समझेंगे, सपोज हमारी हाथ में चोट लग जाती है या कट जाता है तो आपने देखा होगा कुछ दिन बाद धीरे धीरे वहां पर रिपेयर शुरू हो जाता है और नई सेल्स बननी शुरू हो जाती है, वही कहलाएगी फिर ग्रोथ, राइट। जबकि यूनिसेलुलर में ये प्रोसेस नहीं होता है। तो आज का इतना समझ में आ गया, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट समझेंगे, रिप्रोडक्शन। ये बाकी टॉपिक हम कल इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज का इतना टॉपिक समझ में आया, आप हैंड रेज करके, जी बेटा बोलिए। मैम आपने बताया था, हेलो हाँ जी बोलिए, सुन रही हूँ मैम, आ रही आपने है आपकी बताया आवाज़? था स्टार्टिंग में कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एटम्स होते हैं उनसे कंपाउंड्स बनते हैं और उनके बाद सेल बनता है, पर मैम जो एटम्स और कंपाउंड्स होते हैं नॉन लिविंग में होते हैं, तो सेल लिविंग में कैसे आ गए हो? हाँ मैं वही तो आपको बता रही हूँ, जितने आपके लिविंग जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको समझ लीजिए।
टाइम है। जो नॉन लिविंग थिंग्स आपकी है, सपोज आपका टेबल है, चेयर है, आपके आसपास जो भी चीजें आपको नॉन लिविंग दिखी है, वो भी किसी न किसी चीज से तो बनी है ना। तो वो एटम्स, वो इसीलिए आपको समझाया था, एटम्स एंड कंपाउंड, राइट। सपोज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें जब ये कंपाउंड फॉर्म में आएंगी तो क्या बना, देखो कार्बन। तो वही आपको बताया ना कि अर्थ पे जो प्राइमेटिव स्टेज जो थी, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो अमोनिया बना, इसने और इसने रिएक्शन किया, मीथेन बना। क्लियर होता चले गया। तो ये सारी चीजें सेल्स के लिए, और इसी से क्या है, फिर फास्फोरस बना होगा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा आपकी क्लास में, राइट। और यही से फिर आपके क्या बने, आरएनए। जैसे जैसे कॉम्बिनेशन होता गया ना, मॉलिक्यूल्स जुड़ते चले गए, समझ में आ गया, यहाँ से समझ में आया। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इस तरह से वायुमंडल में रहे होंगे, आपस में रिएक्शन करके इन्होंने क्या बनाया, कुछ कंपाउंड, जैसे अमोनिया, मीथेन, ठीक है, हाइड्रोजन, और इन सब के आपस की रिएक्शन से क्या बने थे, फिर मैंने आपको बताया था कॉन्सर्वेट्स बने थे। तो सेल्स का निर्माण ऐसे ही हुआ होगा, राइट। डीएनए आपको बताना किससे बना होता है, ये प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ये हम सब आगे की क्लास में डिस्कस। आज कहीं आपने भी बेसिक एक इंट्रो दिया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, राइट। यस मैम। जी सुल्तानपुर। बच्चा माइक ले लो। बोलिए बेटा, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आप ये हिंदी में समझा सकती हैं थोड़ा? कौन सा टॉपिक, पूरा पोर्शन? अरे ये कंपाउंड वाला मैम। कल से इसकी नेक्स्ट, आज अभी दूसरी क्लास का टाइम हो गया, कल से मैं आपको वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में ही आपको बता रही हूँ। और जी। आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी बुक देखना, उसमें आपके पूरे इंग्लिश के ही टर्म्स दिए हैं, है ना। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जी। पर जहां से भी आपको दिक्कत है आप मुझे पूछ सकते हो। तो कल से मैं आपको पूरा हिंदी जी। में, आपको जहां से समझ में नहीं आएगा आप मुझे उसी समय बता दीजिएगा। बाकी मैम। समझ में आ गया था? यस मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, फिर इसके आगे की क्लास हम कल से फिर इसको और डिटेल में इसको समझेंगे। आज आप इतना इसको पढ़ के आइएगा, कल इसके आगे के टॉपिक हम आपको क्लियर करवाएंगे।